ये कहानी एक युवा लड़के से शुरू होती है जो मूसलाधार बारिश में एक रहस्यमयी रिचुअल कर रहा होता है। वो किसी महान अस्तित्व को बुलाने की कोशिश कर रहा है। उसकी आवाज़ में बेबसी है। वो शोहरत, ताकत, पैसा और ढेर सारी दौलत की भीख मांगता है। उसका मकसद साफ है, अपनी बीमार माँ का इलाज कराना और अपने परिवार पर चढ़े भारी कर्ज से छुटकारा पाना। इसके बदले में वह अपनी आत्मा और शरीर तक सौंपने को तैयार है। जो भी शक्ति उसे बुलाने में कामयाब हो, वो उसका नौकर बनने को राजी है। तभी उसकी आंखों में अजीब सी चमक पैदा होती है और आसमान में एक विशाल बैंगनी ऊर्जा की लहर उठती है। ये संकेत है कि उसकी प्रार्थना सुनी जा चुकी है। एक अजीब सी ऊर्जा की बबल बनती है, जैसे कोई चीज या कोई प्राणी इस दुनिया में आने वाला हो। जब रोशनी गायब होती है तो एक दूसरा आदमी जमीन पर बेहोश पड़ा मिलता है। कुछ देर में वो होश में आता है, पूरी तरह से उलझन में डूबा हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। सिर दर्द से परेशान वो सोचता है कि वो तो ऑफिस में काम कर रहा था, फिर यहाँ कैसे। वो जैसे ही अपने चेहरे पर हाथ रखता है और पानी में खुद की परछाई देखता है, उसे समझ आता है ये उसका चेहरा नहीं है। वो पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि अब वो न सिर्फ एक अजनबी जगह पर है, बल्कि एक अजनबी शरीर में भी है। तभी शहर के बीचों बीच एक विशाल चमकदार पेड़ प्रकट हो जाता है। ये सब देखकर वो और भी हैरान हो जाता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज़ उसे बधाई देती है, लेकिन लड़का अब भी कुछ नहीं समझ पा रहा। अचानक एक हवा में तैरती किताब प्रकट होती है, जो उसे बताती है कि उसे बुलाया गया है और इनाम के तौर पर उसके पास 3 इच्छाएं मांगने का मौका है। वो आदमी हैरान हो जाता है, क्योंकि बोलती किताबें धरती पर नहीं होती। और तभी उसे एहसास होता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में है। वो उस शरीर के असली मालिक को कोसता है, क्योंकि 3 इच्छाएं तो किसी भी मेन कैरेक्टर के लिए एकदम हल्की पावर अप है। लेकिन असली लड़का अपनी पहली इच्छा बताता है, मुझे धन और इच्छाएं चाहिए। ये सुनकर वो रहस्यमयी अस्तित्व मुस्कुरा देता है। उसे दिलचस्प लगता है। तभी किताब से एक और विशाल बैंगनी ऊर्जा निकलती है और हमारे मेन कैरेक्टर को दूर फेंक देती है। एक भयानक राक्षसी जीव प्रकट होता है और उसे घूरता है, मानो पहचान रहा हो कि आत्मा अब अलग है। डरा हुआ लड़का सोचता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। राक्षस बताता है कि शरीर के पुराने मालिक ने अपनी आत्मा एक इच्छा के लिए दे दी थी और अब वो राक्षस इस शरीर का मालिक है। ये सुनकर लड़के को समझ आता है कि उसे कोई दूसरा मौका नहीं मिला। वो तो बस एक बलि का बकरा था। अब जब जान पर बनी होती है तो वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो राक्षस कहता है कि एक बात भूल गया बताना, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कोशिश करेगा तो दंड मिलेगा। और अचानक उसके शरीर में आग लग जाती है। वो दर्द में चीखता है, जलता है, जबकि राक्षस उसे नीची नज़र से देखता है और कहता है, तेरी आत्मा बहुत बोरिंग है। और फिर कहता है, अब बहुत हो गया, खत्म कर ले खुद को। लेकिन उस आग में जलते हुए भी लड़का कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के नियमों के अनुसार मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ये सुनकर राक्षस चौंक जाता है और पूछता है, क्या एक साधारण इंसान मुझसे नियमों पर बहस करेगा। लड़का आत्मविश्वास से कहता है, तूने मुझे मारा नहीं क्योंकि तू मुझे टेस्ट कर रहा था। तो क्या मैं अब नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लायक हूँ। इतनी हिम्मत देखकर राक्षस बस एक सूखी तिरस्कार भरी हंसी हंसता है। कुछ ही पल बाद वो राक्षसी जीव जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वो पहला इंसान है जिसने इतने दुस्साहस के साथ उससे सौदेबाजी करने की हिम्मत की है। राक्षस कहता है कि अब उसकी दिलचस्पी इस लड़के में बढ़ गई है। तभी उसके सामने एक सुनहरी स्क्रॉल प्रकट होता है। वो प्राणी एक प्रस्ताव देता है, अगर लड़का उसकी एक इच्छा पूरी कर दे तो बदले में उसे एक नई जिंदगी दी जाएगी। लेकिन लड़का तुरंत मांग करता है, मुझे 999 और इच्छाएं चाहिए। ये सुनते ही राक्षस गुस्से से पागल हो जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसके पास अब सिर्फ 1 मिनट बचा है मरने से पहले। लड़का शिकायत करता है कि वो उसका आइडिया चुराकर अब उसी पर इस्तेमाल कर रहा है। अब ज्यादा विकल्प न बचने के कारण मेन कैरेक्टर झुकता है और कहता है, और मैं क्या ही कह सकता हूँ। फिर वह जोर से चिल्लाता है, ऑल इन। तभी वो असली कॉन्ट्रैक्ट प्रकट होता है। उसमें लिखा होता है कि धारक को 999 शर्तें पूरी करनी होंगी और पूरी वफादारी निभानी होगी। जैसे ही संधि पूरी होती है, लड़के को एक पुराने और अंधेरे से दिखने वाले मकान के सामने भेज दिया जाता है। वो हैरानी से सोचता है, क्या ये 3 नंबर का टूटा फूटा अपार्टमेंट ही अब मेरा नया घर है। फटे हुए कपड़ों में खड़ा वह सोचता है कि काश किसी ने उसे इस हालत में न देखा हो। उसे लगता है कि उसका नया बॉस उसे बस वहीं छोड़कर चला गया। राक्षस की आवाज आती है, जब जरूरत होगी मैं खुद तुझे ढूंढ लूंगा। अब लड़का समझ जाता है कि उसे हर हाल में अपने नए मास्टर की आज्ञा माननी ही पड़ेगी।
हालांकि स्थिति खराब है, फिर भी वो खुद से कहता है अब शिकायत करने का कोई मतलब नहीं, एक दिन में एक कदम, बस यही तरीका है। वो चाबी उठाता है और दरवाज़ा खोलकर अपार्टमेंट में प्रवेश करता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, उसे अंदर एक बेहद गंदा और टूटा बिखरा हुआ कमरा दिखता है। तभी उसे एहसास होता है कि अंदर कोई नहीं है और उसकी हालत उससे भी बदतर है जितनी उसने सोची थी। वो एक खून से सना हुआ समझौता पत्र ढूंढता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसे पढ़ पाए, कोई आवाज़ उसे खंड कहकर बुलाती है। अचानक एक सुनहरे बालों वाला लड़का सामने आता है और बिना चेतावनी के उसे जोरदार मुक्का मारता है। जोरदार प्रहार से वो जमीन पर गिर पड़ता है और हम देखते हैं कि वहाँ 3 लोग मौजूद हैं। उनमें से एक कहता है, कोई बात नहीं, ये लड़का टफ है। खून से लपक पड़ा लड़का गुस्से में पूछता है, तुम लोग कौन हो? तभी उसकी आंख चमकने लगती है। हमलावर फिर से उसे मारता है और पूछता है, क्या तू पिछले हफ्ते के लोन को भूल गया है? गुंडा उसका अपमान करता है और कहता है, तेरी माँ ने जो कर्ज लिया वो बेकार गया, तू एक बेकार प्रॉफिट है। वो लगातार उसके चेहरे को कुचलता रहता है और चिल्लाता है, तू किसी काम का नहीं है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसकी माँ उससे पूछती है, तू हार मान रहा है? वो जवाब देता है, मैं बस नहीं चाहता कि आप पर तकलीफ उठाओ। वो बताता है कि उसने एक डरावना सपना देखा जिसमें उसकी माँ तब तक काम करती रही जब तक कि वो बेहोश होकर कभी न उठ सकी। नाउमीदी में लड़का कहता है, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से यूं ही चली जाए। उसकी माँ बस उसे प्यार भरी मुस्कान से देखती है और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर कहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो वादा करती है, चाहे आसमानी क्यों न टूट पड़े, मैं तुझे हमेशा बचाऊंगी। वापस वर्तमान में लड़के की आंख फिर से चमकने लगती है। उसे याद आता है कि उसे खुद पर भरोसा करना होगा। उसका आत्मविश्वास देखकर सुनहरे बालों वाला हमला चिढ़ जाता है और फिर एक और जोरदार मुक्का मारने के लिए दौड़ता है। लेकिन तभी नीली ऊर्जा लड़के के शरीर से निकलने लगती है। लड़का तेजी से हमले से बचता है और उस गुंडे को इतनी जोर से पीछे फेंक देता है कि वो हवा में उड़ जाता है। उसका साथी डर के मारे चिल्लाता है, रुक जा, वरना तू उसे सच में मार देगा। जैसे ही हमारा हीरो एक जबरदस्त आभा के साथ उठता है, हमलावर का साथी हैरानी से अपने हाथ को देखता रह जाता है। जमीन पर पड़ा हुआ गुंडा स्तब्ध है। उसे खुद समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। उसका साथी घबरा कर कहता है कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है यहाँ। एक प्रचंड ऊर्जा के साथ खड़ा हुआ वो लड़का खुद सोचता है, अपने पैरों पर खड़े होने की ख्वाहिश में आखिर बुरा क्या है। फिर वो एक ठंडी नज़र से दोनों को घूरते हुए कहता है, चुप रहो, बहुत बकवास कर ली तुम लोगों ने। उसकी ये अकड़ देखकर गुंडा भड़क उठता है और उसका साथी कहता है, अब इससे निपटना पड़ेगा। दोनों लड़के की ओर बढ़ते हैं। लड़का समझता है कि वे लेवल में उससे ऊपर हैं, लेकिन उसके पास एक योजना है। तभी उनमें से एक बड़े गुंडे की तरह गरजता हुआ दौड़ता है, जैसे डराने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अब अंधकार में भी लड़का उनकी हर हरकत साफ देख सकता है। गुंडा जमीन पर अपना भारी डंडा मारता है, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। लेकिन जब धूल छंटती है तो लड़का वहां से गायब होता है। गुंडा चौंक कर सोचता है, कहाँ गया ये? तभी लड़का अचानक उसके पीछे प्रकट होता है और उसका शरीर वहीं जड़ हो जाता है। तेजी से लड़का दूसरे गुंडे को जोरदार लात मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है। हवा में उड़ता हुआ वो आदमी सोचता है, ये बच्चा इतना तेज और ताकतवर कैसे हो सकता है। हमारा हीरो तब दुश्मन के ब्लाइंड स्पॉट में जाता है और अगला वार करने को तैयार होता है। मुट्ठी कसकर वो सोचता है, अब इसकी पसलियां तोड़नी है, यहीं खत्म कर दूंगा ये लड़ाई। लेकिन तभी गुंडे का डंडा उसके ऊपर आता है, जिसे लड़का एक ही हाथ से रोक लेता है। ये देखकर गुंडा पूरी तरह चौंक जाता है। इसने बिना देखे मेरी पोजीशन कैसे जान ली? इसके बाद लड़का उसके सीने पर जोरदार लात मारता है और वो बहुत दूर जा गिरता है। जमीन पर पड़ा हुआ वो गुंडा अब जान की भीख मांगता है और कहता है कि मैं तो बस एक आदमी लिंगयू के आदेश मान रहा था। लड़के को जैसे ही उस नाम की भनक लगती है, वो कुछ सोचने लगता है। लिंगयू, ये नाम सुना सुना सा लगता है। फिर वो धीरे से कहता है, जाकर उसे बोल देना कर्ज मैं चुकाऊंगा। और फिर कहता है, अब अपने साथी को उठाओ और यहाँ से निकलो। गुंडा अपने बेहोश साथी को उठाता है और भाग जाता है, जबकि हमारा हीरो खामोशी से उन्हें जाते देखता है। अब कमरे में अकेला वो लड़का आसमान की ओर देखता है और बुदबुदाता है, क्या मेरा बॉस मुझे देख रहा है? तभी हवा में किताब प्रकट होती है और कहती है कि उसने सिर्फ इसलिए मदद की क्योंकि उसने एक ताकत को महसूस किया। फिर वह चिढ़ते हुए कहती है, शुक्र मनाओ कि तुम मिन सिमित नहीं बने। लड़का मुस्कुराता है और कहता है, तो तुम ही हो मेरा एस्कॉर्ट। वो पूछता है, क्या मैं ये ताकत हमेशा इस्तेमाल कर सकता हूँ?
किताब गुस्से से कहती है, ये शक्ति किसी सामान्य इंसान के खेलने की चीज़ नहीं है, और चेतावनी देती है, अगर दोबारा बिना इजाज़त इस्तेमाल किया तो तुम खत्म हो जाओगे। मन में किताब सोचती है, उसने मेरी उम्मीदों से ज़्यादा प्रदर्शन किया है, उसने उस ताकत पर नियंत्रण पा लिया। वो सोचती है, क्या ये ही मेरा भाग्य है? फिर वो लड़के से पूछती है, अब दूसरी इच्छा क्या है? लड़का जवाब देता है, अभी तो कुछ सोचा नहीं, इच्छाओं की कोई कमी नहीं है मेरे पास, जब वक्त आएगा तुम खुद समझ जाओगे। फिर वह कहता है, फिलहाल तुम कुछ भी कर लो। कंफ्यूज होकर वो सोचता है, मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता, और मैं चाहता था कि ये किताब मुझे कोई दिशा दे। इसके बाद वो छत से मिले मोबाइल को उठाता है ताकि शरीर के असली मालिक के बारे में कुछ पता कर सके। फ़ोन स्क्रॉल करते हुए उसे बस उधारी और सप्लीमेंट खरीदने से जुड़े मैसेज मिलते हैं, परिवार का कोई जिक्र नहीं। लेकिन तभी एक खास मैसेज उसकी नज़र में आता है, और उसे पढ़कर वो पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है।